ये इलस्ट्रेशन फेमस कार्टूनिस्ट मिस्टर आर के लक्ष्मण की है ड्यूरिंग बजट अनाउंसमेंट इन द ईयर 1989। जैसे कि आप देख सकते हो, आज से 35 साल पहले भी सैलरीड क्लास को कुछ खास मिला नहीं था। वाइल वन ऑफ द फोकस पॉइंट्स इन दिस बजट वाज मिडिल क्लास, बट वो लोग तो खफा हैं क्योंकि आज के डेट में लोअर क्लास फैमिली की पर कैपिटा इनकम मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा बन चुकी है बिकॉज ऑफ टैक्स डिडक्शन। यहाँ मियाँ बीवी मिलके लाखों कमाने के बाद भी 2 डिजिट बैंक बैलेंस बच रहा है मंथ एंड तक, थैंक्स टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। देश की तरह मिडिल क्लास फैमिली भी कांस्टेंट फिस्कल डेफिसिट की चपेट में आ चुका है। गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड आमदनी है 31.29 लाख करोड़, बट खर्चा है 48.20 लाख करोड़। दोनों को माइनस किया तो निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट। हर गवर्नमेंट की टारगेट है फिस्कल डेफिसिट को कम करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इस भरपाई के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा पैसा, डोमेस्टिकली पब्लिक से बॉन्ड्स इशू करके और इंटरनेशनली फ्रॉम ADB या IMF से। पिछले साल का ये रकम सूद समेत था 11.63 लाख करोड़, जो लौटाने का जिम्मा हर इंडियन के कंधों पे है बाय पेइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये उधार के पैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज़ करेगी। वैसे गवर्नमेंट कर भी रही है 11.11 लाख करोड़, लेकिन रोड्स ब्रिजेस के साथ साथ हमारा पैसा भी पानी में बह जा रहा है। सर, मुद्दा हाई टैक्सेशन का नहीं है, उसके बदले हमको क्या मिला वो है इनकम पे टैक्स, स्पेंडिंग पे टैक्स और तो और इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स। मिडिल क्लास फिर से गरीब तो बन नहीं सकती और अमीर होने के रास्ते में बाधा बन के ये टैक्स खड़ा है। पहले आप FD में इंटरेस्ट कम कर देते हो ओवर द ईयर्स, समझ आता है कि सरकार चाह रही है बैंक छोड़ के लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और पब्लिक करती भी है। फिर आप 2018 में LTCG इंट्रोड्यूस कर देते हो और अब उसको बढ़ा के 12.5% लेके गए। कौन जाने आने वाले सालों में ये कितना होने वाला है। इसका मतलब है अगेन सरकार चाह रही है कि पब्लिक फिक्स डिपॉजिट करना चालू करे। कारण दोस्तों, बैंक में लोन देने के लिए अब पैसे नहीं बच रहे हैं। ट्रेडिंग में लॉस हमारा तो गेन भी हमारा ही होना चाहिए था, बट हकीकत कुछ और ही है। इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने वालों को गवर्नमेंट साफ साफ डिमोटिवेट कर रही है बाय इंक्रीजिंग STT। ऑल्सो STCG टैक्स को भी बढ़ा दिया गया, अब वो 20% हो चुका है फ्रॉम 15%। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को रिस्की मानकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को भी बख्शा नहीं गया बाय अबॉलिशिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट। हाँ, टैक्स को थोड़ा कम किया गया है फ्रॉम 20% टू 12.5%। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने एक प्रॉपर्टी बाय किया 10 लाख रुपीज़ में और उसको सेल किया 50 लाख रुपीज़ में। कितना साल बाद? 10 ईयर्स के बाद। सपोज इन्फ्लेशन इस दौरान था 6%, तो विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए ऑलमोस्ट 18 लाख। तो आपका कैपिटल गेन जो होगा 50 - 18 अराउंड 32 लाख, जिस पे आपको पहले टैक्स देना होता था 20%, जो कि निकल के आ रहा है 6,41,830 रुपीज़। अब विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट में क्या हो रहा है, ये इन्फ्लेशन हट जा रहा है, तो आपका जो बाइंग प्राइस है और जो सेल प्राइस है दोनों को माइनस करके ही कैपिटल गेन आ रहा है, और जिसके ऊपर आपको अब 12.5% का टैक्स देना है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, 10 ईयर्स होने से ये रकम पहले ज़्यादा लगता था, अब कम लग रहा है। बट अगर आप इस 10 ईयर्स को बढ़ा के 20 ईयर्स कर देते हो, तब ये विथ इंडेक्सेशन आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ रहा था, और जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे आपको उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर आप प्रॉपर्टी को कम टाइम तक होल्ड करके रखते हो तो विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको अच्छा है, लेकिन जो लंबे समय तक प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख रहा है ज़्यादा कैपिटल गेन के लिए, उसके लिए ये बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। सोसाइटी के प्रेशर झेल नहीं पाने से स्टूडेंट सुइसाइड अब आम बात हो चुकी है, और जिसने हिम्मत जुटाकर लड़ाई चालू भी रखी, किस्मत ने उसका भी कभी कभी साथ छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने यूथ के सबसे बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, ऑन पेपर एटलीस्ट, विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर द इंटर्नशिप स्कीम
21 से 24 साल के लड़के को इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में 1 साल की इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस दौरान उनको 5000 स्टाइपेंड पर मंथ और 6000 वन टाइम पेमेंट भी किया जाएगा। एडटेक फंडेड वेब सीरीज और सोशल मीडिया में सरकारी नौकरी का लार्जर देन लाइफ प्रदर्शन से प्रभावित होके बहुत भाई घर बार छोड़ के लगे पड़े हैं। साल दर साल फीस भी दे रहे हैं कोचिंग को। यार नौकरी ना मिलने के वजह से शादी भी लेट हो जा रहा है। आशा करता हूँ इंडियन यूथ के लिए ये बजट बेनिफिशियल होगा। नाउ द लास्ट बट मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज टैक्स। चलिए वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो दोस्तों रिवाइज टैक्स स्लैब जो है वो आपके सामने है, और जिन लोगों का इनकम 12 लाख से कम है उन लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम ही सबसे बेस्ट है। सपोज आपकी ईयरली इनकम है 10 लाख। गौर करना मैंने इनकम बताया है, सैलरी नहीं, जिस पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 75,000। पहले ये 50,000 था, 25,000 रुपये बढ़ाया गया है इस बजट से। तो नेट टैक्सेबल इनकम आपका आ रहा है 9,25,000, जिसके ऊपर आपको अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं देना है। तो 3 लाख माइनस 7 लाख इज 4 लाख, जिसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना है, विच इज अराउंड 20,000। 7 लाख टू 10 लाख 22,500 आता है। मतलब 7 लाख से अगर आप 9,25,000 को माइनस करोगे तो 2,25,000 आता है, जिसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना होगा, विच इज़ अराउंड 22,500। और एक 4% सेस पकड़ने से इसके ऊपर टोटल आपका जो टैक्स आ रहा है वो है 44,200, जो कि आप एग्जम्पशंस को अप्लाई करके आराम से ज़ीरो कर सकते हो। मैंने करियर की शुरुआत की थी 2010 में विथ 2.5 लाख CTC, जिस पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनी थी करीब 8 to 9,000, और टैक्स बचाने के लिए मैंने मजबूरन LIC भी किया था। आज के डेट में 5 to 6 लाख जो कि फ्रेशर के लिए ठीक ठाक सैलरी है, और उस पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। दोस्तों एक्चुअली में टैक्स देने वाले मात्र 2 से 3% ही हैं जिनको पूरा बर्डन उठाना पड़ रहा है। अपर क्लास को अमीर होने से इस 30% टैक्स स्लैब ने ही रोक के रखा है। इसके लिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स टैक्स को लेके बार बार वीडियो में आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग भी इस स्लैब में बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। इलेक्शन के बाद सरकार की पहली बजट यही है, तो आशा करता हूँ नेक्स्ट इलेक्शन से पहले सरकार अपर मिडिल क्लास एंड ये टैक्स स्लैब को लेके कुछ ना कुछ सोचेगी। वीडियो में कुछ भी वैल्यू मिला तो लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।